Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start to discuss the other organelles or components of cell. इसमें आप देखिए कि जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेनली हम कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, हम उसे स्टार्ट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपको जनरल ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें देखिए हमने साइटोस्केलेटन स्टार्ट नहीं किया। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब हम यूएचएस सिलेबस को देखते हैं तो यूएचएस सिलेबस में ओनली माइक्रोट्यूब्यूल्स इज़ गिवन, अदर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर नॉट गिवन। सो दैट इज़ वाई हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ओनली डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली पार्ट किसका है, दे आर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन का ही कंपोनेंट होते हैं। और इसमें साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ और क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किन्हें, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में सबसे पहले आपको मालूम हो कि इनके फीचर्स क्या होते हैं। ये लॉन्ग हॉलो अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लॉन्ग होती है और इसी तरह से हॉलो होती हैं और इसी तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हमने सबसे अहम चीज़ इसकी क्या चीज़ बता रही है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बने हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसमें इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल में मज़ीद हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके सब यूनिट्स भी शो किए हैं। आप गौर कर सकते हैं कि इसमें ये ट्यूबुलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की सूरत में प्रेजेंट है। ये बेसिकली ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डायमर की सूरत में यहाँ पे प्रेजेंट है। डायमर में क्या होता है, 2 सब यूनिट्स होते हैं और 2 सब यूनिट्स में एक अल्फ़ा यूनिट और दूसरा इसका बीटा सब यूनिट कहलाता है। इसको एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। तो ये आपके सामने है, हमने इनको आइसोलेट करके शो किया है, ट्यूबुलिन सब यूनिट्स। तो ये ट्यूबुलिन सब यूनिट जो होते हैं बाकायदा किस सूरत में होंगी, फिर आगे चलकर फिलामेंट्स बनाती है और फिलामेंट्स अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपको मालूम हो कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस में ख़ास तौर पर जब हम सेल डिवीज़न स्टडी करें, ये माइटोसिस को स्टडी करें, तो इसमें आप देखते हैं कि ये ख़ास तौर पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इनकी कंपोजिशन भी क्या है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा कि ये जो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने का प्रोसेस कब होता है, जब आप सेल साइकिल में इंटरफेस स्टडी करते हैं। इंटरफेस में इसकी जो सब फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और उसके बाद कौन सी आती है, G2 फेज। तो G2 फेज में ख़ास तौर पर आपको मालूम हो कि ये क्या बनते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। और फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल किसके लिए बनते हैं, ये बनते हैं मेनली स्पिंडल्स के लिए। तो ये चीज़ हमने बतानी है कि सेल डिवीज़न माइटोसिस के दौरान ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को असेंबल भी करते हैं और डिसअसेंबल भी करते हैं, यानी इससे ये बनते भी हैं और उसके बाद ये डिजनरेट भी होते हैं। क्या चीज़, स्पिंडल्स। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसमें ये जो माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, इनमें इनका इम्पॉर्टेंट क्यों, वजह क्या होता है कि माइटोटिक ऑपरेटस में आप सेंट्रियोल पढ़ लें, ये माइटोटिक ऑपरेटस में आप स्पिंडल्स की बात कर लें, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे मिलकर बने हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने।
इसी तरह से देखिए कि यही माइक्रोट्यूब्यूल जो है इनका लिंक हम बताते हैं जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उसमें सीलिया आ गए, फ्लैजेला आ गए, बेसल बॉडीज़ आ गई, ये सेंट्रियोल्स का भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था, स्पिंडल्स के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की, लेकिन दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें इनके बनने में भी, इन तमाम स्ट्रक्चर्स के बनने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको ये मालूम हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली हैं क्या, इनका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, ये आपको क्लियर हो। इससे एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं, कंपोजिशन पूछी जा सकती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जैसे यहाँ पे हमने इनके कुछ फीचर्स भी शो किए, अनब्रांच्ड, इट इज़ अनब्रांच्ड, इट इज़ ब्रांच्ड, इट इज़ हाईली ब्रांच्ड, वटेवर आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल है नहीं है, हॉलो है या नहीं है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम इसमें जाते हैं आगे, तो आपको मालूम हो कि जो ईच ट्यूबुलिन बेसिकली क्या होता है, हर एक ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल क्या होता है, डायमर होता है। इसके दो सब यूनिट्स हमने बताएं, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स इसमें होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूबुलिन सब यूनिट्स हैं और ये फिलामेंट की सूरत में इसमें होते हैं। और फिलामेंट्स फिर अपने आप को टाइटली अरेंज करके क्या बना लेती हैं, ये क्या बनाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसका जो आप डायमीटर शो करते हो कितना होता है, 25 नैनोमीटर। तो इस तरह ये आपको किसके बारे में पता चलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना होगा वो क्या होगा, सेंट्रियोल। नेक्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दैट इज़ व्हाट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स के बारे में आपको मालूम हो कि सबसे पहले कि ये जब हम ऑर्गेनेलीज की कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, कीप इन योर माइंड दैट ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी नॉन मेम्ब्रेनस से मुराद दे आर विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जिस तरह से आपने इससे पहले जो डिस्कस किया था किसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। सिमिलरली ये भी क्या होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए अकरेंस की बात की जाती है। अकरेंस मतलब ये आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म के ऑर्गेनिज़म्स में ये प्रेजेंट हैं और किस किस्म के ऑर्गेनिज़म में ये प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अकरेंस के लिहाज से कि दे आर प्रेजेंट इन किस में होंगे, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। इसी तरह से ये लोअर प्लांट सेल्स और फिर इसके अलावा इन द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम किसका रेफरेंस देंगे, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, इनमें आप क्या बताओगे कि दे आर प्रेजेंट। इसी तरह से एब्सेंट की बात करेंगे कि दे आर एब्सेंट इन किस में नहीं होंगे, ये हायर प्लांट सेल्स में ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसी तरह से इसमें आप रेफरेंस दोगे, दे आर एब्सेंट इन फंजाई में भी ये क्या होंगे, एब्सेंट। सिमिलरली प्रोकैरियोट्स से मुराद बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ये नहीं होंगे। तो लिहाजा अकरेंस के लिहाज से आपको मालूम हो कि सेंट्रियोल्स किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट और किस किस्म के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। तो लिहाजा जब एमसीक्यूज़ बनते हैं आपको मालूम हो, सिंपलेस्ट इसमें एमसीक्यूज़ बनेंगे एनिमल सेल्स, यानी प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। पेयर बनेगा किसके साथ, फॉर एग्जांपल फंजाई, एनिमल सेल्स एंड फंजाई।
एनिमल सेल्स एंड प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल्स एंड हायर प्लांट सेल्स, इस तरह से पेयरिंग होगी। लोअर प्लांट सेल्स इसी तरह से फंजाई, लोअर प्लांट सेल्स इन प्रोकैरियोट्स, या फिर ये तो 2 हमने ऑप्शंस उठाई हैं। इसके अलावा 3 एक 4 मल्टीपल चॉइस में आपके 4 ऑप्शंस होती हैं। हर ऑप्शंस में आपके पास इनमें से कोई 3 पॉइंट भी उठाए जा सकते हैं एट ए टाइम। एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, लोअर प्लांट सेल्स और उसके साथ फंजाई। इस तरह से ये इसके डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं, इनके बारे में आपको मालूम हो, प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके बाद इसमें अहम चीज़ हमने क्या बतानी होती है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की लोकेशन क्या है। लोकेशन के बारे में आपको क्लियर हो कि जब हम किसी भी सेल को स्टडी करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्या है, सेल है, और यहाँ इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस शो कर रहे हैं। तो अब आपको लोकेशन मालूम हो कि वेयर द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सेल, वेयर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको मालूम हो। दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो ये इसकी आपके सामने क्या आ जाती है, लोकेशन, वेयर दे आर फाउंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या बताते हो, इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन को जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो कंपोजिशन में आपको मालूम हो कि जो सेंट्रियोल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन इसमें होती है, दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। तो लिहाजा ये इसकी क्या आ जाएगी, कंपोजिशन। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, इनसे जो स्ट्रक्चर बिल्टअप होगा, उस स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये इसके माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, इनको आप माइक्रो ट्यूब्यूल्स का नाम दोगे। अब ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, इसके बारे में आपको ये भी क्लियर हो कि ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स बेसिकली किस किस्म का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया है, जिसमें आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो किस सूरत में नज़र आ रही है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की सूरत में आपको नज़र आ रही है। तो ये ट्रिपलेट्स जो हैं आप देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। तो इस तरह ये किस सूरत में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स की सूरत में पाई जाती है, 9 ग्रुप्स ऑफ ट्रिपलेट्स कहलाती है। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर इन सेंट्रियोल, तो आपके सामने ऑप्शन होता है 9, और इसके अलावा और फिगर भी दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 18 आपके सामने फिगर दिया जा सकता है, 27 आपके सामने फिगर दिया जा सकता है, जैसे 36। तो आपको मालूम है एक ट्रिपलेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब 9 ट्रिपलेट जो होंगे तो कितनी इसमें ट्यूब्यूल्स होंगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 27। तो इसमें टोटल ट्यूब्यूल्स कितनी होंगी, 27 ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगी। तो इस तरह आपको ये मालूम हो कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और फिर क्या बनाती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है किस सूरत, किसकी अरेंजमेंट क्या होती है, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, 9 ट्रिपलेट्स, और 9 ट्रिपलेट्स मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ट्यूब्यूल्स, दैट इज़ सम टोटल कितना होगा, 27 ट्यूब्यूल्स होती है। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रियोल्स कितने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। इनकी पोजीशन किस तरह से होती है, पोजीशन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि इनकी पोजीशन किस तरह से होती है। पोजीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 सेंट्रियोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं सेंट्रियोल 1, और ये इसमें हम दूसरा सेंट्रियोल शो कर रहे हैं। 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट द राइट एंगल ऑफ ईच अदर, और स्पेसिफिक स्टेनिंग रीजन है, यानी ये मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन ये रीजन है,
इस रीजन को हम कहते हैं, ये स्टेनिंग रीजन होता है, इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, इसको टेक्निकली सेंट्रोसेफेयर का नाम दिया जाता है। ये इसको टेक्निकली क्या कहेंगे, सेंट्रोसेफेयर। अब आपके सामने क्या है, ये हमने क्या शो किया है, सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स, और दूसरा यहाँ भी क्या आ गया, सेंट्रोसेफेयर। इन दोनों को यानी सेंट्रियोल्स को और सेंट्रोसेफेयर को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है कि सेंट्रोसोम ये लोकेशन जहाँ जिस एरिया जिस जगह पे ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो एरिया होता है, सेंट्रोसेफेयर इस सेंट्रोसेफेयर प्लस सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, सेंट्रोसोम। इसको आप सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, और इसी तरह से हमने मज़ीद उसकी फर्दर कंपोजिशन के लिहाज से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, और उस अरेंजमेंट के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्टअप होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन में आपको मालूम हो कि इसके फंक्शंस में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जब सेल डिवीज़न, आप सेल साइकिल स्टडी करते हो, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में आप आ जाते हो किस में, जब हमने इसको डिटेल से पढ़ना होता है, इसकी एक फेज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। सब फेजेस में इंटरफेस के दौरान इसकी सेंट्रियोल्स की क्या हो जाती है, यहाँ पे इसकी डबलिंग हो जाती है। ये इसकी क्या हो गई, डबलिंग हो गई, यानी वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पे मौजूद है। वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल, इससे क्या बन जाते हैं, टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। ये टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल बन जाते हैं, एक की जगह टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। ये बनने के बाद टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, ये मूव करते हैं किधर, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, यानी एक पोल पे एक पेयर आ जाएगा और दूसरे पोल पे दूसरा पेयर आ जाएगा किस चीज़ का, सेंट्रियोल्स का, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर जो डिवाइडिंग सेल होता है उसमें ये क्या चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं बाई पोलैरिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये बाइपोलरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। फिर आपको ये भी मालूम हो कि इस पे ग्रुप ऑफ रेज भी बनती हैं। ग्रुप ऑफ रेज को हम नाम क्या देते हैं, ये ग्रुप ऑफ रेज जो होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ रेज जो है ये कहलाते हैं एस्टर्स, ये एस्टर्स कहलाते हैं। तो यहीं से फिर क्या होता है कि सिग्नल जाता है, किधर जाता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे तो बाइपोलरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल स्टैब्लिश करेंगे। फिर यहाँ से फिर ये सेंट्रियोल सिग्नल भेजते हैं किस तरफ, इक्वेटोरियल एरिया की तरफ। आप रेफरेंस किसका दोगे, एस्टर्स का। जब सेंट्रियोल होंगे फिर एस्टर्स होंगे, तो यहाँ से सिग्नल जाता है इक्वेटोरियल एरिया की तरफ। और यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, और जिसकी मदद से क्या बनता है, यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। और कंस्ट्रिक्शन रिंग जो यहाँ पे बनता है तो उसकी कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो यहाँ पे फिर डिप्रेशन बनता है, जिसको आप टेक्निकली क्या नाम देते हो, क्लीवेज फरो। यानी सेल जो होता है यूँ जब डिवाइड होने लगता है, ये इस तरह से, ये कंस्ट्रिक्शन रिंग जो यहाँ पे बना था कंस्ट्रिक्ट होकर छोटा होगा तो ये डिप्रेशन बन जाएंगे। ये डिप्रेशंस क्या कहलाते हैं, इनको क्लीवेज फरो का नाम देते हैं। यहाँ से फिर सेल क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह ये तो ये इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, ये सिग्नल दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, सेल डिवीजन को। और दूसरी अहम बात इसमें ये होती है कि यहीं से फिर क्या चीज़ ओरिजिनेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी ओरिजिनेट होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट होंगे तो ये फिर क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर, इनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, या आपने सेल साइकिल में मज़ीद डिटेल से पढ़ना होगा। ये कैप्चर करेंगे क्रोमोसोम्स को, वो कैप्चर करने के बाद यानी इसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी, स्पिंडल्स के साथ, काइनेटोकोर स्पिंडल, ये भी आपने आगे पढ़ना है। उसके बाद इनकी अलाइनमेंट होती है और उसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी सेपरेशन भी करते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल्स में ख़ास तौर पर ये सेंट्रियोल्स होते हैं और साथ इसके जो स्पिंडल्स होते हैं ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे माइटोटिक ऑपरेटस बनाते हैं, जिसके ज़रिए
ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस जो होता है आगे फर्दर प्रोसीड करता है। हमने इसका सम अप किया है फंक्शन कि ये क्या कर रहा है, कैप्चर करता है क्रोमोसोम्स को, उनकी अटैचमेंट होती है इसके साथ, फिर उसके बाद अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट के बाद क्रोमोसोम सेंट्रीम्यूर से डिवाइड होता है और उसके क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पर चल इनकी क्या हो जाती है, सेपरेशन शुरू हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक ऑपरेटस। ये बड़ा इसका अहम रोल आ जाता है किस चीज़ का, ये सेंट्रियोल्स का। फिर इसके बाद इसमें एक और अहम चीज़ देखें कि हम वर्ड यूज़ करते हैं बेसल बॉडीज़, फिर इसी तरह से सीलिया, इसी तरह से ये आपके सामने क्या आ जाते हैं, फ्लैजेला। ये बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजेला। बेसल बॉडी के बारे में आपको मालूम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम एक सेल शो कर रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए कि अंडर दी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है और बेसल बॉडी से फिर क्या चीज़ ओरिजिनेट होता है, यहाँ से या तो सीलिया या फिर फ्लैजेला, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। तो हम जब ये जो अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे पाई जाती है 9 ग्रुप्स ऑफ ट्रिपलेट्स, 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही स्ट्रक्चर आपको किस में नज़र आएगा, फिर बेसल बॉडी में नज़र आएगा। और यही बेसल बॉडी होती है जिससे फिर आगे क्या चीज़ ओरिजिनेट होती है, सीलिया एंड फ्लैजेला यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि देयर सेंट्रियोल्स आर basically involved in the formation of cilia and flagella. How? Because their structure resemble with those of what, basal bodies. Basal bodies जो होती है वो structure होता है जिनसे cilia और flagella originate होते हैं। तो इस तरह ये भी एक सेंट्रियोल का रोल हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या थे, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। तो आपको इसके बारे में मज़ीद जो हम इसको डिस्कस करेंगे, मैंने पहले आपको बताया किस में डिस्कस करेंगे इसको, हम सेल साइकिल में, जहाँ पे हमने इसको डिटेल से देखना होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में आपको मालूम हो कि जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं बोथ, यानी किसमें, ये प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह से ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles, single membrane bonded organelles present both in plant cell as well as animal cells। अब देखिए कि जहाँ तक इसमें एनिमल सेल्स का ताल्लुक है, एनिमल सेल्स में ये क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल इन साइज़ के लिहाज से छोटे होते हैं, किसके मुकाबले में, प्लांट सेल्स के मुकाबले में। तो इसमें आप एग्जांपल कोट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, किसकी, प्रोटिस्ट्स की। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को हम प्रोटिस्ट्स कहते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होते हैं कब बनते हैं, ये आपको पता है कि ये फैगोसाइटोसिस के दौरान बनते हैं, इनको फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। तो इस तरह एनिमल सेल्स में आपने देखा ये फूड वैक्यूल का प्रेजेंट होना और फिर उसके बाद इसकी डाइजेशन होती है। इसी तरह से कुछ फ्रेश वाटर, कुछ इसमें हम फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट की एग्जांपल देते हैं। ये इसमें फ्रेश वाटर, इसमें क्या पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या काम करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर बॉडी होती है, इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट यानी होम्योस्टैटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड। इनको आप क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। तो इस तरह आपको एनिमल सेल्स में
आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल वैक्यूल्स मिलते हैं। अब इसके बाद जहाँ तक प्लांट सेल्स का ताल्लुक है, प्लांट सेल्स, इनमें भी आपको मालूम है वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी यंग प्लांट सेल जो होता है, यंग प्लांट सेल, इसमें सबसे पहले क्या बनते हैं, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत से छोटे वैक्यूल बनते हैं और फिर उसके बाद ये स्मॉल वैक्यूल्स जो होंगे ये फिर आगे जाकर क्या कहते हैं, इनका कोलिजन्स होता है, इनका कोलिजन्स होता है और कोलिजन्स के रिज़ल्ट के तौर पर यानी मर्ज हो जाते हैं ये स्मॉल वैक्यूल कोलिजन्स के रिज़ल्ट के तौर पर सिंगल लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। और ये सिंगल लार्ज वैक्यूल जो है बिल्कुल क्या है कि आइडेंटिटी है, यानी आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल को एनिमल के सेल्स के साथ तो आपको बताते हैं कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसमें ये प्लांट सेल शो कर रहे हैं, ये प्लांट सेल, ये इसकी आउटर सेल वॉल और उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन और फिर इसके बाद इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, इसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि स्मॉल वैक्यूल्स की कोलिजन्स के रिज़ल्ट के तौर पर बना है। इस लार्ज वैक्यूल की वजह से सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, इवन न्यूक्लियस इज़ आल्सो डिस्प्लेस्ड मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन को हम ये बेसिकली है कि हमारे पास वैक्यूल और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल सैप, सेल सैप में आपको मालूम हो कि मेजर कंपोनेंट इसका क्या है, वाटर होता है, बाकी जो कि सॉल्वेंट का काम करता है, प्लस इसके साथ क्या होते हैं, इन मोस्टली डिफरेंट टाइप्स के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह इसमें मौजूद है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, ये वाटर के साथ उसके सॉल्यूट्स होते हैं। अब ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ प्लांट। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें सपोर्ट। अब सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो प्लांट्स में इंडिविजुअल सेल हो, बेशक इंडिविजुअल सेल हो, सेल को सपोर्ट करने के लिए, उसको क्या रखने के लिए, इसको टर्जिट रखने के लिए ये इसको क्या करता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ओवरऑल सेल जो होता है अपनी ओरिजिनल शेप में अपने आप को मेंटेन करता है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं या ओवरऑल पूरा प्लांट भी हो सकता है, जैसे ऑर्गन्स में हम एग्जांपल देते हैं किसकी, लीव्स की देते हैं। और इसी तरह से हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जिनमें जो वुडी स्टेम नहीं होता, इनको हम क्या कहते हैं, हर्बेशियस प्लांट, यंग प्लांट्स को कहा जाता है, हर्ब्स होते हैं। इनमें जब ग्रोथ के दौरान इनको क्या चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट अपराइट रहने के लिए। तो यही बेसिकली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि किसके ज़रिए, टर्गर प्रेशर के ज़रिए इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, टर्जिडिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये लीव्स हो या ये हर्बेशियस प्लांट्स हो, ये क्या रहते हैं, अपराइट रहते हैं। हाँ बच्चों, इसके अलावा ये जो वैक्यूल है इसमें डिपेंड करता है, टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं ऐसे जो कि हर्बीवोर्स के लिए फेवरेट होते हैं। अब उन प्लांट्स में क्या एडॉप्टेशन है कि वो फिर वैक्यूल के अंदर इस किस्म के अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस स्टोर करता है या फिर ऐसे टॉक्सिन मटेरियल प्रोड्यूस कर देता है या इसमें स्टोर करता है, जिसकी वजह से इसको हर्बीवोर एनिमल्स खाने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये भी इसका एक रोल आ जाता है। इसी तरह से कुछ इसमें स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, उनको ये स्टोरेज का भी ये काम कर रहा होता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है किस चीज़ का, इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। इसके अलावा देखिए कि ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इसका एक अहम रोल आपको मालूम हो कि जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे शो की है, टोनोप्लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं वाटर की कंसंट्रेशन 98% है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, इसका साइटोसोल, और साइटोसोल में वाटर की कंसंट्रेशन से फॉर एग्जांपल क्या है,
90% है। तो अगर ये टोनोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल ना करे तो वाटर यहाँ से क्या होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे सैप क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये सेल का पूरा जो होम्योस्टेटिक रोल है, होम्योस्टेटिक जो इसका एक फंक्शन है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिहाजा ये टोनोप्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या कंसंट्रेशन जो होती है सराउंडिंग मीडियम की, उसको सेल के अकॉर्डिंगली क्या करती है, मेंटेन करती है, ताकि सेल जो अपना होम्योस्टेटिक रोल प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो ये इसके मेजर फंक्शंस में आ जाता है, किसके, वैक्यूल के। सो स्टूडेंट्स, हमने किसके बारे में आज डिस्कस किया, वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। और वैक्यूल के बारे में आपको बताया है हमने कि वैक्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। और ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एनिमल सेल्स में यूजुअली इनका साइज़ क्या होता है, दे आर स्मॉल इन साइज़। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने फूड वैक्यूल की एग्जांपल दी है, हम प्रोटोजोआंस का रेफरेंस देते हैं, अमीबा का रेफरेंस देते हैं। फैगोसाइटोसिस के ज़रिए क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल बनाते हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। इसी तरह कुछ फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में ख़ास तौर पर जो पाए जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। जैसे पैरामीशियम की एग्जांपल आप देते हैं, इनमें क्या होता है कि ये अपने सरप्लस वाटर को सेल से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इनको हम नाम क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये आप देख सकते हैं, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये दोनों क्या है, दे आर स्मॉल इन साइज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। लेकिन जहाँ तक प्लांट सेल्स का ताल्लुक है, तो प्लांट सेल्स के लिए जनरली हमारा ओपिनियन क्या होता है कि इसमें वैक्यूल क्या होता है, लार्ज साइज़ का होता है। लेकिन ये भी हमें मालूम हो कि लार्ज साइज़ का वैक्यूल बनता कैसे है। सबसे पहले जो यंग प्लांट सेल होता है, इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। इन वैक्यूल्स का क्या होता है, कोलिजन्स होता है, यानी आपस में ये मर्ज हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट के क्या बन जाता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल बन जाता है। जैसे इस डायग्राम में हमने शो किया, ये सिंगल लार्ज वैक्यूल है जिसने मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ साइटोप्लाज्म इसको उसने कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स जो सेल्स के होते हैं वो सारे एक तरफ पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं। इवन न्यूक्लियस इज आल्सो डिप्लेस्ड एट वन साइड। तो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहलाता है। इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। इसके प्लांट की लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल सेल्स हैं, इसमें टर्जिडिटी की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से उसको ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इवन प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, इवन कंप्लीट प्लांट जो है, जैसे हर्बेशियस प्लांट है, ये ऑर्गन्स हो गए, ये इसका कंप्लीट प्लांट हो गया, इनको ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जब आप यंग प्लांट्स होते हैं, इनको पानी ना दिया जाए, पॉट्स में लगे हुए होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये इनकी विल्टिंग हो जाती है। लेकिन जब हम पानी देते हैं तो अगेन हम क्या हो जाते हैं, अपराइट हो जाते हैं। वो अपराइट होने की मेन रीज़न क्या होती है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है, किस में आता है, वैक्यूल, उसकी वजह से क्या बनता है, ट्रिगर प्रेशर, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपराइट हो जाते हैं, तो इनको क्या मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। तो ये भी बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ बताई है कि ये जो वैक्यूल होता है, इसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि ये जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, इसमें जो भी इसमें सोल्यूशन है, वाटर है, प्लस उसमें डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं। इसी तरह ये वैक्यूल है, इसमें वाटर, इसके डिज़ोल्व सॉल्यूट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लेकिन वैक्यूल जो है, ये इसकी जो सैप की कंसंट्रेशन जो होती है, वो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन पर किसी सूरत में असरअंदाज नहीं होती। इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन किसकी वजह से, ड्यू टू स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, दैट इज़ व्हाट, टोनोप्लास्ट। तो जिसकी वजह से होम्योस्टेटिक रोल जो होता है उसका, यानी जो भी एक इसका होम्योस्टेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल इन्वायरमेंट चाहिए, वो क्या होता है, मेंटेन रहता है प्लांट सेल का। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ है जो कि आपको मालूम हो किसके हवाले से, ये इस वैक्यूल के हवाले से जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं प्लांट सेल में, तो हमें एक और भी इसका रोल मिलता है इस वैक्यूल का, किस में, प्लांट सेल्स में। ये ख़ास किस्म के केमिकल्स स्टोर कर रहा होता है, टॉक्सिन मटेरियल स्टोर कर रहा होता है, या फिर अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस स्टोर कर रहा होता है। और हर्बीवोर एनिमल जो ख़ास तौर पर पसंद करते हैं इसको खाना, प्लांट्स को, तो वो फिर क्या करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। उससे प्लांट की क्या हो जाती है, नेचुरली एक प्रोटेक्शन हो जाती है, किससे, बाय हर्बीवोर एनिमल, फ्रॉम हर्बीवोर एनिमल्स। इस तरह से इनकी क्या हो जाती है, इससे प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इस तरह ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं आपके सामने केसेस के वैक्यूल के। ये स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको मालूम हो कि
क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ये टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं। आपको मालूम हो कि प्लास्टिड्स जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनकी डिफरेंट टाइप्स आप स्टडी करते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो हम इसको डिस्कस करेंगे सब मेनली किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि बेसिकली टाइप क्या है? प्लास्टिड्स। किस में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपको मेनली किसके बारे में पता हो कि प्लांट्स, ये तो आपको मालूम है कि प्लांट्स में ये ख़ास तौर पर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से ये फिर आपको और किस में मिलेंगे? एल्ची वगैरह में भी मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये बेसिकली दोनों क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है किंगडम प्लांट ही आ जाता है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आप चले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर आपको मज़ीद आपको स्पेसिफाई करना है किस जगह पे फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। फोटोसिंथेटिक पार्ट्स फिर ये डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेटिक पार्ट्स किस किस्म के। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में आपको मालूम हो कि मेनली दे आर फाउंड इन लीफ। फिर लीफ के बाद फर्दर स्पेसिफाई करेंगे लीफ में इन द मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स में ये पाए जाते हैं। इसी तरह से एल्गी है, तो एल्गी में डिपेंड करता है कि ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है या फिर थैलस लाइक है। तो डिपेंड करता है कि वो किस एल्गी की बात हो रही है। अकॉर्डिंगली आपको पता हो कि किस पार्ट में एल्गी के ये प्रेजेंट होता है। सेल में भी होगा जैसे क्लेमेटोमोनास है, इसी तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स पैरोविरा की एग्जांपल देते हैं उसमें भी होगा, और इसी तरह से थैलस लाइक स्ट्रक्चर अल्वा की एग्जांपल देते हैं उसमें भी आपको क्या मिलेगा? ये पिगमेंट मिलेगी, ये आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो लिहाजा ये आपको पता चल गया कि एक तो प्लास्टिड्स की टाइप है और फिर ये किस किस्म के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ऑर्गेनिज्म में किस जगह पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बॉडीड है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड होती हैं और कुछ क्या होती हैं? विदाउट मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको क्लियर हो कि ये बेसिकली क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर से। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी दूसरी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। इसका सेक्शन आपके सामने शो किया गया है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अहम बात क्या होती है कि इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इस तरह इनर मेम्ब्रेन, क्या इसकी फ़ीचर है मेन कि ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? स्मूथ होती हैं। जिससे कि मुकाबले में आपने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिस्कस किया था कि आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? उसमें फोल्डेड होती है इन फोल्ड्स की सूरत में। लेकिन यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं दोनों मेम्ब्रेन्स क्या हैं? ये स्मूथ हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद इसकी ये शेप और साइज़ की बात की जाती है। तो शेप और साइज़ के लिहाज से क्या है? दे आर वेरी इन शेप एंड साइज़ के लिहाज से ये डिफरेंट हो सकते हैं। यानी मोस्टली अगर हम इसकी इन जनरल इसकी शेप की बात करें तो हमें पता चलता है ये डिस्क्वाइड या डिस्क शेप ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और साइज़ के लिहाज से इसका डायमीटर आपने बताना होगा 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। फिर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं जो आपने स्पेसिफिकली एमडी कैट के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव द डाटा फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो क्या इसका डायमीटर है? 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने आना है इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर को 2 लेवल्स पर आप स्टडी करते हो। पहला लेवल क्या होता है? स्टडी अंडर दी लाइट माइक्रोस्कोप। अंडर दी लाइट माइक्रोस्कोप आप स्टडी करते हो। लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको क्या नज़र आएगा? हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसमें आपको क्या नज़र आएंगे? ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे। वो ग्रेन्यूल्स बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप में ग्राना की सूरत में होता है। सिंगुलर क्या होता है इसका? ग्रानम। और ये किस में एम्बेडेड होते हैं? इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ये आपने आगे चलकर बताना है। मैट्रिक्स इसका स्ट्रोमा कहलाता है, जिसमें ये क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसको
अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम कैसे स्टडी करेंगे, इसको हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो 3 मेन कंपोनेंट्स हमें इसमें नज़र आते हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स में द एनवेलप यानी इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रोमा, फिर इसी तरह से ये थैलाक्वाइड्स होते हैं, थैलाक्वाइड्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रहना। तो इस तरह ये 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नज़र आते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, नंबर 1 एनवेलप, और फिर उसके बाद स्ट्रोमा, और उसके बाद थैलाक्वाइड विच आर अरेंज द फॉर्म ऑफ ग्रहना। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है इसमें, हम सबसे पहले डिस्कस किसको करेंगे, एनवेलप को करेंगे। एनवेलप के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल मेम्ब्रेन को ये रिप्रेजेंट करता है, वो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी इसका ये मैट्रिक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली स्ट्रोमा का नाम देते हैं। यानी अगर हम कहें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका मोस्टली वॉल्यूम किसने कवर किया हुआ है, ये स्ट्रोमा ने कवर किया होता है। अब स्ट्रोमा में क्या कुछ है आप गौर कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इन जनरल आपको मालूम हो कि स्ट्रोमा में क्या कुछ होता है। स्ट्रोमा की हम डिटेल अब हम जब इसका एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि स्ट्रोमा में आपको नज़र आता है इसका DNA, जो कि किस किस्म का होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। फिर इसी तरह इसमें आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स किस किस्म के होंगे, ये आपको 70S पार्टिकल्स की सूरत में मिलेंगे। 70S का मतलब क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30S, एंड लार्जर सब यूनिट जो होता है वो क्या होता है इसका, दैट इज़ 50S। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर 70S पार्टिकल्स कहलाते हैं। और ये फीचर किसका है, यूकैरियोट्स का या फिर प्रोकैरियोट्स का। डेफिनेटली ये फीचर किसका है, प्रोकैरियोट्स का है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह ये राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, किस में, स्ट्रोमा में। फिर इसके बाद इसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स ख़ास तौर पर किसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल मीन्स डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं या इसके साथ साथ स्पेसिफिक एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर फाउंड इन दी स्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल of photosynthesis takes place in which part of the chloroplast, definitely in the stroma part of the chloroplast। तो इसमें आपने ये इसके फंक्शंस की तरफ जब जाते हो तो इसमें यही चीज़ आप बताते हो कि इसमें क्या होता है कि फिक्सेशन किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी फिक्सेशन हो रही है इसकी, और साथ साथ फिर क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके लिए एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है, एनर्जी डेफिनेटली कहाँ से आएगी, फ्रॉम लाइट डायरेक्शन। उसके बारे में अभी हमने डिस्कस करना है। तो लिहाजा आपको क्लियर हो कि ये स्ट्रोमा में क्या चीज़ें हैं, ये एक तो DNA है, राइबोसोम्स हैं, और फिर इस तरह से इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स पाए जाते हैं, कैल्विन साइकिल के यानी डार्क रिएक्शन के, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को होती है किसके दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनते हैं, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं। तो ये हम किसके बारे में बता रहे थे, ये स्ट्रोमा के बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें इसका जो कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज़ व्हाट, थैलाक्वाइड्स। और उसको हम कलेक्टिवली जब इसका ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम का नाम देते हैं। थैलाक्वाइड्स क्या है, बेसिकली थैलाक्वाइड जो है ये
वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेनस वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर आप कह सकते हो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। जिस तरह यहाँ पे हम इसमें सिंपली डायग्राम में शो कर सकते हैं, ये इस तरह से ये क्या है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये डिस्क लाइक भी हम कह सकते हैं, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और इसी तरह से ये शेप के लिहाज से फिर आप बताते हो डिस्क शेप ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड्स का नाम देते हैं। अब ये थैलेक्वाइड जो होते हैं ये सिंगल नहीं होते, बल्कि किस सूरत में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप की सूरत में पाए जाते हैं। और बाकायदा ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और एक जो इसका ग्रुप है इसमें तकरीबन 50 और मोर क्या होते हैं, इसमें थैलेक्वाइड्स होते हैं। और ये पाइल्ड होकर क्या बनाएंगे ग्रैनम, ये सिंगल ग्रैनम बन जाता है, जिसका प्लूरल क्या होता है, ग्रैना। तो लिहाजा ये थैलेक्वाइड जो है दे आर मेम्ब्रेनस वेजिकल्स sac like structures which groups start approximately 50 और more इसमें थैलेक्वाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रैनम बनाते हैं। तो ये आपके सामने ये जो स्टॉक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। उसका एक जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड वर्स थैलेक्वाइड कहलाता है। अब उसके साथ साथ आप देखिए कि ये जो थैलेक्वाइड है इसकी जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन मेम्ब्रेन्स के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाई जाती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी जिसमें आप मेनली किसका रेफरेंस देते हैं, आप क्लोरोफिल्स का रेफरेंस देते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से जब आप बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक के पढ़ाओगे, बायो एनर्जेटिक्स में जब हम इसमें फोटोसिंथेसिस को डिटेल से स्टडी करेंगे, लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे, इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात होगी, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आप स्टडी करोगे। और फिर आपको फर्दर रेफरेंस किसका मिलेगा, कीमोऑस्मोसिस का रेफरेंस मिलेगा। तो कीमोऑस्मोसिस जिसमें आप देखते हैं एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। तो तमाम के तमाम ये लाइट रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं क्लस्टर की सूरत में पिगमेंट्स पाई जाती हैं और ये किस में अरेंज होती हैं, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड्स, मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलेक्वाइड्स में ये अपने आप को अरेंज करती हैं। तो लिहाजा इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कौन सा पार्ट होता है। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक इसका लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा इसका डार्क रिएक्शन होता है। तो लिहाजा डार्क रिएक्शन के बारे में तो हम बता चुके हैं, वेयर इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, इसका लाइट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको पता हो कि यही थैलेक्वाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रैनम। तो लिहाजा आपसे ये भी कह सकते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है, दैट इज़ व्हाट ग्रैनम आल्सो। तो ये भी आपको चॉइस पर आ सकता है। तो लिहाजा आपने देखना होता है मल्टीपल चॉइस में कि आपने नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन की तरफ आना। यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मेसोफिल सेल में होती है, ओके करेक्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में होती है, करेक्ट। मेसोफिल सेल के अंदर कहाँ पे होती है, इन द क्लोरोप्लास्ट, ओके ये भी ठीक है। इस तरह आप मज़ीद आगे जाएंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में आप बात करोगे तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, विद इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, इन द ग्रैनम, और ग्रैनम के बाद मज़ीद इसको स्पेसिफाई करेंगे तो वेयर इन द थैलेक्वाइड्स। तो इस तरह आपको ये देखना होगा कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, देखने में क्या होगा, 4 की 4 ऑप्शंस करेक्ट होंगी, लेकिन आपने कहाँ पे, आपने किसको सिलेक्ट करना होगा, नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन पर आपने जाना होगा। तो नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन जो कि हाईली स्पेसिफिक होगी, यानी आप थैलेक्वाइड के बाद किस तरह आ जाएंगे, स्पेसिफिक किस पे, इसमें आ जाएंगे आप थैलेक्वाइड्स पे, तो जहाँ पे लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इस तरह ये क्या कहलाते हैं, थैलेक्वाइड्स कहलाते हैं। इनको आप थैलेक्वाइड्स का नाम दोगे। इसी तरह से देखिए कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है,
इनके बारे में ये भी मालूम हो कि चूँकि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो फूड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एरिया प्लांट में कहाँ पे होगा, तो आप डेफिनेटली आप बताओगे फोटोसिंथेटिक सेल्स में होगा। फोटोसिंथेसिस सेल में कहाँ पे होगा, डेफिनेटली किस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो लिहाजा ये तो आपने इनिशियली देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट की जो डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको हमने डिस्कस किया है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका फंक्शनल रोल क्या होता है, ये भी हमें क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताई थी, इसमें ख़ास तौर पे किसमें, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हमने बताया था कि इसमें एक तो डीएनए प्रेजेंट है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही होता है इसमें, और इसी तरह से फिर इसमें आपको बताया गया था कि इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम की प्रेजेंस और डीएनए की प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती हैं, दो चीज़ें इंडिकेट करती हैं। नंबर वन कि ये इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, और साथ साथ ये इसकी सेल्फ रेप्लिकेशन भी होगी। प्रोटीन सिंथेसिस विद रेफरेंस टू व्हाट, राइबोसोम, और सेल्फ रेप्लिकेशन विद रेफरेंस टू व्हाट, डीएनए। तो लिहाजा इनको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं कि क्या कहलाते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। तो इन फीचर्स की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं। तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो।